Uh, okay. Tell me what is the meaning of vituperate? Does anyone remember? To blame someone. All right, very good. To blame someone or to insult someone. ठीक है, using abusive language. ठीक है, okay. Now, give one synonym and one antonym of the word gullible. Synonym trustful. An antonym? Untrustful. What? Untrustful. Okay, untrustful. Is untrustful a word? Ma'am, mischievous. I'm deceivable. What? Mischievous. Mischievous. Yes, ma'am. Okay, what is the meaning of mischievous? Ma'am, someone who doesn't behave correctly. Acha, okay. Acha, what is the meaning of gullible? Believing someone easily. ठीक है, Credulous. Who is very good. innocent. Very innocent. Less ठीक है, innocent. okay. So इसका opposite mischievous कैसे होगा? Sorry, ma'am, गलत है ये तो. So antonym क्या हो सकता है? I'm deceivable. Deceivable, जो धोखा दे सके. That deceivable. Yes, ma'am. Okay. Hmm. ये तो synonym हो गया deceivable. Deceivable का मतलब Cynical. तो ये होगा जैसे धोखा मिले. I'm unbelievable. I'm cynical. No, unbelievable तो Suspicious. अलग चीज हो गई. अच्छा, okay. What cynical and suspicious? Yes, ma'am. What is the meaning of cynical? Cynical क्या होता है? Who is bad in nature. Bad in nature? जो जल्दी भरोसा नहीं करता हो. तो जल्दी भरोसा ना करें. अच्छा, ऐसा किसने बोला? Suspicious. अच्छा, no, I'm asking cynical का मतलब. What is the meaning of cynical? Antonym बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो ये भी तो बताओ. अगर मैं बोलूँ कोई एक इंसान cynical है तो उसका क्या मतलब होता है? cynical वो होता है जिसके जो दूसरों के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता या फिर हमेशा शक करता Negative. रहता है. हाँ, नेगेटिव सोचता रहता है या शक करता रहता है. या फिर जैसे अगर कोई दूसरा अच्छा काम करे तो उसमें भी उसको शक की निगाह से देखना है दूसरे का अच्छा काम भी. दैट इज सिनिकल. तो
ये सब जो भी वर्ड्स तुम लोग बोल रहे हो वो करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं है एंटोनिम्स, लेकिन ये बस वही बात है कि बहुत एग्जैक्ट नहीं है। हमने जो कल डिस्कस किया था वो गलेबल का एंटोनिम क्या डिस्कस किया था हमने? अभी तुम लोग ने सिनोनिम में बोला था, गलेबल का सिनोनिम क्या बोला था मुझे? innocent, और someone who easily believes. हाँ, उसके Trustworthy. लिए वर्ड वर्ड बोला था, एक सी से स्टार्ट होता है वो। Cynical, अरे नो, गलेबल का सिनोनिम वो सी से स्टार्ट होता है। जब मैं पूछ रही थी कि गलेबल मतलब क्या होता है, सी Credulous. के बाद आर आता है। यस, Credulous. क्रेडुलस, एग्जैक्टली। credulous, तो क्रेडुलस का ऑपोजिट क्या होगा? जो हमने कल डिस्कस किया था, क्रेडुलस के ऑपोजिट में भी क्रेडुलस आता है। Uncredulous. व्हाट? Uncredulous. अन नहीं, अन के बजाय कुछ और है। Discredulous. नो, नॉट दिस। in इन incredulous, नो, यस, Incredulous. यस, 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 इनक्रेडुलस, यस, इनक्रेडुलस। तो क्रेडुलस हो गया सिनोनिम, इनक्रेडुलस हो गया एंटोनिम। वेरी इजी। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोगोनोट्रॉफी? beard growing, Yes, the act of growing beard. during the lockdown. नो, मत ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लेकिन हाँ, शशि थरूर सर जी ने बताया। हाँ, यस, ये जरूरी नहीं है ड्यूरिंग द लॉकडाउन ही ग्रो करे बियर्ड, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन बहुत लोगों ने करी, इंक्लूडिंग मोदी। सो इसलिए शशि थरूर ने मोदी के लिए बोला था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी बियर्ड जो है वो ग्रो कर ली। ओके, चलो, नाउ वील डिस्कस कॉम्प्रिहेंशंस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो एमबीए के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे आते हैं। सो उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टेल मी, ये मूवी सबने देखी है? Yes, ma'am. यस मैम। कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी है मूवी? ओके, हाँ, सो टेल मी व्हाट वाज दिस मूवी अबाउट? About Indian education system वेरी गुड, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एंड व्हाट एल्स? and friendship. how it ओके, फ्रेंडशिप। how Indian education system is destroying the students' future. ओके, वेरी गुड। ओके, एंड बिसाइड्स एजुकेशन? Friendship, Friendship, okay. And anything else? new ideas, creativity, Okay. Decision making. Decision making, It okay. was about college life. College life, okay. Yes, ma'am. Okay, very good. So, जब मैंने पूछा कि मूवी किस चीज के बारे में, सो पहली चीज that you people said, that you people pointed out was the education system, the Indian education system. Indian education system हो गया, या फिर in general education problems हो गई. So that was the main idea of the movie. I can say कि वो main idea था इस movie का। अब जैसे अच्छा, who is the director of this movie? Does anyone know?
ओके। राजकुमार हिरानी थे इस मूवी के डायरेक्टर। उनकी कोई और मूवी पता है? मैम पीके। यस, वेरी गुड, पीके। पीके थी। और मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो भी देखी होगी, वो भी थी। संजू जो मूवी है, वो भी थी। ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस मूवी, मैं बोल सकती हूँ दैट द इफ आई आस्क यू कि इस मूवी का मेन आइडिया क्या था, सो वो था बेसिकली एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन होती है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट करी थी इस मूवी में। दोज प्रॉब्लम्स वर हाईलाइटेड इन द मूवी एंड आई कैन से कि वो उस मूवी का मेन आइडिया था। सो सिमिलरली और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस होते हैं उनका भी हर एक पैसेज का एक मेन आइडिया होता है एंड द अदर डिटेल्स जो होती हैं उनको हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं या फिर अदर डिटेल्स भी बोल सकते हैं। वो सब इफ आई टॉक अबाउट थ्री इडियट्स मूवी, तो वो हो सकती है जो आमिर खान ने बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड एक्सीलेंस। डज एनीवन रिमेम्बर दैट डायलॉग? आमिर खान Yes, बोलता है ma'am. यस मैम। मैम एक्सीलेंस के Yes, पीछे ma'am. भागो, सक्सेस खुद पीछे आएगी. हाँ, यस, दैट Yes, वाज ma'am. वन सपोर्टिंग डिटेल। ठीक है। आमिर खान बोलता है कि ठीक है। एंड देन अदर सपोर्टिंग डिटेल वाज दैट लाइफ इज नॉट अ रेस। ये आई थिंक इससे मूवी कुछ स्टार्ट होती है यही चीज दिखाने के लिए कि हमेशा बचपन से बोला जाता है कि भाई भागते रहो भागते रहो, अगर तेज नहीं भागोगे तो पीछे वाला तुम्हें को चल के आगे चला जाएगा। दैट इज another detail that was shown in the movie. Then the most famous dialogue of the movie, जिस पर एक गाना भी था, वो था All is well। तो उस डायलॉग को या इस आइडिया को बहुत एम्फसाइज किया है इस आइडिया पे कि भाई हाँ ठीक है, अगर कुछ ठीक नहीं भी है तो भी अपने आप ऑल को इज वेल। समझाओ, अपने आप को बोलो यस दैट या दैट एवरीथिंग इज ओके। देन ऑब्वियसली जो कास्ट है मूवी की एंड जो गाने हैं वो सब बाकी सपोर्टिंग डिटेल्स में आ जाएगा। सो सिमिलरली जैसे एक मूवी का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारे जो कॉम्प्रहेंशंस होते हैं उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले एक मेन आइडिया होता है जो एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस वजह से जो डायरेक्टर का मोटिव होता है कि हाँ मैं इस टॉपिक पे मूवी बना रहा हूँ, वो सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक पैसेज में भी एक आइडिया होता है जो राइटर होता है कि हाँ ठीक है ये इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। एंड देन बाकी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट कोई भी पैसेज आएगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम आइडेंटिफाई करें कि उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो मेन आइडिया है उस पैसेज का। देन हम आइडेंटिफाई करेंगे जो उसकी बाकी डिटेल्स हैं, जो उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, कि मेन आइडिया को ही सपोर्ट करने के लिए और क्या-क्या डिटेल्स यूज करी गई हैं या मेंशन करी गई हैं पैसेज में। एंड देन थर्ड थिंग इज टू आंसर द क्वेश्चंस। हम थर्ड थिंग क्या करते हैं? आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। और जब हम आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस को तो हम किस बेसिस पे करते हैं? मेन आइडिया के बेसिस पे और जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, इन दोनों के बेसिस पे हम आंसर करते हैं क्वेश्चंस। Then now we have this passage. So who will read it? जल्दी। कौन पढ़ेगा? जल्दी बोलो। I Okay, can read रहनुमा it. self reading.
Oh, Okay, Adnan, read. पढ़ो. okay. My name is Haley. I get up in the morning at 6 o'clock and the first thing I do is stretch. Yes, I stretch and it reduces my fatigue and I feel active. Then I brush my teeth, put on my ironed uniform and get ready for school. For breakfast, I eat tasty pancakes and Nutella spread on top, something that my mom keeps ready for me. With the last pancake stuffed in my mouth, I rush to sit on the window seat in my school bus. After coming back from school, I take a bath, change my clothes, and have lunch. Then I go to play in the evening and with my little brother and come back with our grubby faces. We have dinner together with our entire family and then go to sleep around 10 p.m. Okay. So if I ask you what is the main idea of the passage, what will you say? Daily Typical life life of of Haley. a Daily routine. student, school student. Okay. Haley's daily Okay. life. Okay. Very good. So basically हेली का डेली रूटीन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, वो सुबह से लेके शाम तक क्या करती है. The daily routine is the main idea that this passage is talking about. Now if I ask you that what are the other details, तो वो क्या होंगी? Habits, routine, हाँ, डेली रूटीन तो वो हो गया मेन आइडिया. And stretching is beneficial. Haley likes pancakes. Okay. sitting in the bus is next to the window. Okay. तो इस सबको मैं एक साथ क्या Haley, बोल सकती हूँ? हाँ, हेली व्हाट? Haley is a typical good child. She wakes up early and sleeps also early. ओके, टिपिकल गुड चाइल्ड. ओके, ठीक है. सो मेन आइडिया हो गया इस पैसेज का कि वो हेली के डेली रूटीन के बारे में बात करें या फिर कोई भी हो सकता है, किसी का भी डेली रूटीन हो गया, उसके बारे में पैसेज बात कर रहा है. नाउ बाकी अदर डिटेल्स या सपोर्टिंग डिटेल्स हो जाएंगी कि वो कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम कर रही है. ठीक है, वो कितने बजे उठ रही है, कितने बजे उठने के बाद क्या कर रही है, ब्रश कितने बजे कर रही है, कब कर रही है, ब्रश करने के बाद क्या कर रही है, अपना यूनिफॉर्म आयरन कर रही है, फिर स्कूल के लिए रेडी हो रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है, क्या खा रही है उसमें, ऑल ऑफ दैट ये हो जाएंगी. जब मैं हर एक्टिविटी को इंडिविजुअली डिस्क्राइब करने लगूंगी तो वो बाकी सपोर्टिंग डिटेल्स बन जाएंगी. बट मेन आइडिया सेम है. मेन आइडिया डेली रूटीन के बारे में बात हो रही है, बट बाकी सपोर्टिंग डिटेल्स में हो जाएगा कि वो क्या चीज कब कर रही है. ओके. That being said, now we'll discuss the insight of a comprehension. इसमें क्या होता है, पहली चीज आती है स्पेसिफिक डिटेल्स. एक चीज होती है स्पेसिफिक डिटेल्स. ये स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं दैट इंक्लूड ऑल द फैक्ट्स, डेटा या फिर आइडिया. अब जैसे कोई पैसेज है मेरे पास, उसमें लिखा है दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अब ये जो है ये एक फैक्ट है, ये एक डेटा है जो मुझे दे दिया गया है, ये चेंज नहीं हो सकता. ये एक ऐसी स्पेसिफिक डिटेल है जो कि चेंज नहीं हो सकती. ना मैं बोलूं मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, केजरीवाल इज द सीएम ऑफ दिल्ली, ये सब फैक्ट्स हो गए. ये सब ऐसा स्पेसिफिक डिटेल्स हो गए, स्पेसिफिक फैक्ट्स हो गए जो एक पैसेज में दिए जाते हैं, जो मैं खुद से इंटरप्रेट नहीं कर सकती, जो मैं ऑल्टर नहीं कर सकती, जो मैं चेंज नहीं कर सकती. नेक्स्ट आते हैं इन्फरेंसेस या मेन आइडिया. ये सब क्वेश्चंस जो हैं जो मेन आइडिया से रिलेटेड होते हैं, जो कि आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, वो सब यूजुअली होते हैं दैट व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई, what does the passage suggest, what can be inferred from the passage, what is the main idea of the passage,
व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इस सारे सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है, आपको बेसिकली बताना है कि उस पूरे गिवन पैसेज का मेन आइडिया क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो ऑथर, ऑथर क्या इम्प्लाई करना चाह रहा है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट, पैसेज क्या सजेस्ट करना चाह रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इन्फर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फर? Like suggest. What क्या can we इन्फॉर्म कर रहा है understand? पैसेज हमें? हम क्या इन्फॉर्म कर रहा है पैसेज हमें? ओके, इन्फर मतलब होता है क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूड करना। इन्फर मतलब कंक्लूड करना। सो व्हाट कैन बी inferred from the passage मतलब what can be concluded from the passage। कि ये एक पैसेज मैंने पढ़ा, अब इससे क्या इन्फर किया, इससे मैंने ये इन्फर किया कि हेली का डेली रूटीन मुझे पता चला एंड वो कब कितने बजे क्या करती है, ये मैंने इन्फर किया, ये मैंने कंक्लूड किया इस पैसेज से। तो सिमिलरली आपने उस गिवन पैसेज से क्या इन्फर किया, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज। तो बेसिकली मीनिंग सेम होता है, बस क्वेश्चंस का किस तरह से फ्रेम्ड है वो चीज चेंज हो जाती है। नाउ रीडिंग बिटवीन द लाइंस, व्हाट डज दिस मीन? दिस इज अ फ्रेज, इसका क्या मतलब होता है, टू रीड बिटवीन द लाइंस? We will get a hint. To understand what is not clearly said. Exactly, very good. So for example, there's this sentence, I received a letter from Pooja. She says she is doing well, but reading between the lines, I think she is quite unhappy and missing home. इससे क्या समझ आया, क्या मतलब है इसका? Pooja didn't say that she is unhappy, but by reading about what the other things, you got to know that she is unhappy. Yes, very good. So पूजा से मुझे एक लेटर मिला और उसमें पूजा ने लेटर में ये लिखा था दैट शी इज डूइंग वेल, कि वो हाँ सब अच्छा है, अच्छा कर रही है वो। लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आई थिंक शी इज क्वाइट अनहैप्पी एंड मिसिंग होम, यानी कि उसने ऐसा मेंशन नहीं किया कहीं भी कि उसे याद आ रही है घर की और वो बहुत दुखी है, लेकिन उसके उस लेटर से मैं खुद ही से ये समझ गया दैट शी इज नॉट हैप्पी एंड दैट शी इज मिसिंग होम। सो रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब होता है जो इंटेंटेड मीनिंग है, जो पूजा कहना चाह रही थी वो उसके बिना कहे ही या फिर उसके डायरेक्टली, उसने डायरेक्टली नहीं बोला या डायरेक्टली नहीं एक्सप्रेस करी कोई बात, वो चीज हम समझ जाएं, टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन रियली और व्हाट समवन एक्चुअली मीन्स। तो ये सेम चीज पैसेजेस के साथ भी करनी होती है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जरूरी नहीं है कि जब कोई मूवी स्टार्ट होती है तो ऐसे थ्री इडियट्स मूवी ऐसे थोड़ी स्टार्ट हुई थी कि भाई हाँ ये एक मूवी स्टार्ट होने वाली है और इस मूवी में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ऐसे तो थिएटर्स वगैरह में होता है या छोटे बच्चे ऐसे मेंशन करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक ये है, तो ऐसे करके कहीं भी इतना क्लियरली कहीं भी गिवन नहीं होगा कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, इतना क्लियरली कहीं भी नहीं होगा, बट यू विल हैव टू understand, you will have to read between the lines. Next is to understand the tone of the author. अब ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऑथर की टोन समझने के लिए। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टोन्स, एक होती है क्रिटिकल, एक होती है इंट्रोस्पेक्टिव और एक होती है सजेशन। द फर्स्ट वन क्रिटिकल, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं दैट US is far more developed than India, or that I say women should not work in night shifts. अब critical मतलब क्या होता है? What is the meaning of critical? क्रिटिसाइज करना। Okay, very good. तो critical मतलब होता है criticize करना या
किसी चीज को डिसअप्रूव करना या किसी चीज में गलतियां निकालना, ठीक है। नाउ अब मैं जब बोल रही हूँ दैट यूएस इज फार मोर डेवलप्ड देन इंडिया, तो जब ये सिर्फ एक सेंटेंस से यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो ऑथर की टोन है वो क्रिटिकल है। व्हाई इज इट क्रिटिकल? क्योंकि वो इंडिया की बुराई करके बोल रहा है कि भाई हाँ नहीं, यूएस तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया से। इसमें ये क्रिटिकल टोन हो गई, क्योंकि इसमें ये गलती ढूंढ रहा है इंडिया की कि भाई हाँ इंडिया तो बहुत ही ऐसा सा है, इतना जितना भी डेवलप हो जाए यूएस तो बहुत ज्यादा डेवलप है। ये ताना दे रहा है। क्रिटिकल हो गई टोन। यस। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज women should not work in night shifts। अगेन ये भी क्रिटिकल टोन हो गई। क्यों? क्योंकि ओ लड़कियों को तो रात में नहीं करना चाहिए काम, बिकॉज रात में तो बहुत अनसेफ होता है। जो भी ये सब अनसेफ होता है, ये सब बातें मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, बट मैंने ऑथर की टोन समझ ली और उसके बाद में बोल रही हूँ। सो अगर मैं ये सब ऐड ना भी करूँ कि अनसेफ होता है नहीं होता, जो भी, सिर्फ इस सेंटेंस से मुझे ये समझ आ जाना चाहिए दैट जो ऑथर की टोन है वो क्रिटिकल है। तो ये बस एग्जांपल्स इसलिए मेंशन दिए सो दैट यू गेट अ हिंट कि क्रिटिकल टोन किस टाइप की होती है, किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं उसमें। So again, you'll have to support your arguments with factual evidences. So जो भी ये statements हैं, US is far more developed than India and women should not work in night shift, ये सब जो भी arguments दिए गए हैं and उसमें आगे पीछे फिर factual evidence भी होता है। जो passage है तो उसमें अगर कोई पैसेज इस बारे में बात कर रहा है दैट यूएस इज फार मोर डेवलप्ड देन इंडिया, तो उसमें इस आर्ग्यूमेंट के साथ उसके फैक्चुअल एविडेंसेस भी होंगे उस पैसेज में। women should not work in night shifts के आगे उसके इस आर्ग्यूमेंट के साथ उसके फैक्चुअल एविडेंस भी होगा कि हाँ इस रीजन की वजह से women should not work in night shifts। that is the critical tone of the author। next is introspective। What is the meaning of introspective? self-examine, Okay, self examine करना। So when you examine your own thoughts or your own feelings, that is introspection। अब मैं introspective tone की बात कर रही हूँ, मतलब जिसमें खुद की ही बात को क्वेश्चन किया जा रहा हो, खुद की बात को एग्जामिन किया जा रहा हो। सो अगर पैसेजेस की टोन कुछ इस तरह से है दैट आर वी रियली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या हम सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं? ये आज के क्वेश्चन में, आज के ज़माने में अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि हाँ भाई हम ऑन पेपर्स तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट क्या जो पॉलिटिकल इन सिचुएशन है रियलिटी आज के टाइम पे, यस इन रियलिटी, इन रियल लाइफ, क्या जो आजकल हो रहा है दुनिया में, उसको अगर मैं क्वेश्चन करूं कि वह उसके बेसिस पे क्या सच में हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, क्या जो हो रहा है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है या नहीं। सो आर वी रियली अ डेमोक्रेटिक कंट्री? या फिर डू मेन एंड वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज? हम इसकी कितनी बात करते हैं, हम आज के टाइम पे तो इसकी बहुत बात करते हैं कि नहीं लड़का लड़की एक समान, इक्वल पे, इक्वल राइट्स, इक्वल दिस इक्वल दैट, हम इसकी तो बहुत बात करते हैं। बट अगेन इफ आई आस्क कि ठीक है, बहुत जगह चेंजेस भी आ रहे हैं, बट डू मेन एंड वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज? क्या सच में उनके पास है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, या सिर्फ ये हवा में है बातें, या सिर्फ बातें करने के लिए बातें हो रही है? क्या सच में ऐसा है या नहीं है? सो ये सब, ये जो टोन हो गई ये ऑथर की इंट्रोस्पेक्टिव टोन हो गई, ठीक है। इसमें हम एक्चुअल में एग्जामिन कर रहे हैं। सो इट इज फोकसिंग ऑन your internal thoughts and feelings। Then next is suggestion। अब suggestion में क्या होता है? What is the meaning of suggestion? गिविंग फीडबैक। Oh, giving feedback या giving solution, एक possible solution देना किसी चीज का कि भाई मेरे व्हाट हिसाब कैन से बी करो, डन। एक सुझाव। Yes, what can be done, एक सुझाव दे दिया। So for example, society should provide equal job opportunities for all।
तो पहले तो मैं क्वेश्चन कर रही थी कि भाई डू मेन एंड वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये इंट्रोस्पेक्टिव हो गई। बट जब मैं एक सजेशन ही दे दूं तो वो एक सजेस्टिव सी टोन हो गई, वो पैसेज की टोन सजेस्टिव हो गई, उसमें एक सजेशन ऐड हो गया। सो सोसाइटी को, तो ऑथर अपना एक सजेशन दे रहा है, ऑथर अपना एक ओपिनियन दे रहा है दैट भाई सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली जॉब सिर्फ लड़कों के लिए, ये वाली जॉब सिर्फ लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सोसाइटी को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर ऑल, ठीक है। देन वीडियो गेम्स शुड बी बैंड फॉर किड्स बिलो 16। अब क्योंकि न्यूज में इतना आ रहा है कि भाई आजकल बच्चे इतना अडिक्ट हो जाते हैं वीडियो गेम से, तो इस वजह से वीडियो गेम्स जो हैं दे शुड बी बैंड। जो भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन सब के लिए बैन हो जाने चाहिए वीडियो गेम्स। सो अगेन ये एक सजेशन हो गया जो एक ऑथर दे रहा है। तो जिस भी पैसेज में एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा हो, wherever the author is providing or offering an idea or a plan for someone to think about, उस comprehension की, उस passage की tone जो है वो suggestive हो गई, Ma'am, उसमें एक suggestion आ गया। yes, ma'am, फिर वो women should not working in night shifts, वो क्यों नहीं सजेशन है? वो suggestion नहीं है ना उसमें। अब इसमें थोड़ा confusion हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि वीडियो गेम शुड बी बैंड फॉर किड्स बिलो 16, तो इसमें व्हाई इज दिस नॉट क्रिटिकल कि मैं तो बुराई कर रही हूँ कि भाई हो मैं 16 साल के कम बच्चों के साथ तो मैं ज्यादती कर रही हूँ, कि मैं तो इसमें फॉल्ट्स ढूंढ रही हूँ वीडियो गेम में। सो ये एक सिर्फ सिंगल लाइन से यू कैन नॉट जज अबाउट द होल पैसेज। ये सब एक एक लाइंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाइन अगर किसी पैसेज में दिख गई तो मैम की पीपीटी में तो वो लाइन तो सजेशन में थी, यानी कि सजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑब्वियसली जब पैसेज आएगा तो पूरा पैसेज समझकर फिर यू विल हैव टू डिसाइड, ठीक है। डू आई मेक सेंस? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू वी कॉम्प्रिहेंड। Again, all of this we have discussed it earlier also, but we are discussing it again, that ये कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई कैसे डेवलप होगा, कैसे। हम जब कुछ भी पढ़ते तो हमें समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है ऑथर राइटर, तो वो चीज हम कैसे डेवलप करेंगे। उसका आंसर बहुत ही क्लीशे सा आंसर है, बट इट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। एंड वो क्लीशे इसीलिए है क्योंकि वो इतना इफेक्टिव है। सो फर्स्ट of all is reading a newspaper, which is an advantage for you all because तुम लोग को वो जीके में भी हेल्प करेगा। So because newspaper articles, reading magazines, ये सब बहुत हेल्प करता है उसके लिए, पैसेजेस के लिए। एंड बहुत सारे पैसेजेस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स से भी आते हैं इन योर पेपर। मैम देन हाँ, कोई एक न्यूज़पेपर सजेस्ट कीजिए पढ़ने के लिए। कोई न्यूज़पेपर सजेस्ट करूं? कौन कौन सा आता है Yes. न्यूज़पेपर घर? नहीं मैम, अभी तो नहीं है। नहीं, मैं पूछे कौन सा आता है। नहीं मैम, घर पे नहीं नहीं आता। टाइम्स ऑफ अच्छा इंडिया। नहीं है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया इज ओके, इट्स गुड। इंडियन एक्सप्रेस। अभी हाँ, इंडियन सारे
newspapers are good. अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से बेटर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस माना जाता है, बट अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज कर लो जस्ट बिकॉज हिंदू इज बेटर, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया आते तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, ma'am. देन एक ऑनलाइन द वायर करके एक साइट है, Yes, ma'am. हाँ, दैट इज वेरी गुड, सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग। उसके लिए कुछ अलग से वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब न्यूज़पेपर ऑर्डर या कुछ, यू कैन जस्ट रीड देयर आर्टिकल्स ऑनलाइन। Okay, ma'am. हाँ, सो इस सबसे क्या होगा, इस सबसे वोकैबुलरी बढ़ेगी ऑब्वियसली। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग, उसमें क्योंकि एक ही लाइन में सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग नहीं पता होते, सो यू लूज इंटरेस्ट इन रीडिंग फर्दर। सो उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन यूज योर डिक्शनरी और यू कैन यूज योर फोन टू सर्च मीनिंग्स। आई नो ऑल ऑफ दैट इज वेरी बोरिंग, बट करना पड़ता है, ऐसे ही सीखता है इंसान। एंड obviously good vocabulary is very important. Then you need concentration, obviously you don't have to get distracted, इसीलिए I prefer to not use a phone when you want to look up for a word, so it's better if you use a dictionary. I know आज के ज़माने में कोई dictionary use नहीं करता, but it is just a way to for you to not get distracted. Then yeah, you also learn to connect the ideas or connect the paragraphs. Paragraph 1 में क्या है, paragraph 2 में क्या है, paragraph 3 में क्या है। यूजुअली जब हम लोग को स्कूल में कोई भी क्रिएटिव राइटिंग लिखवाया जाता है तो उस पे, या फिर फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये सब लिखवाया होगा स्कूल में। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट। उसमें कहा जाता है कि whenever you're writing a letter or whenever you're writing an article, उसमें 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया करो, which makes it easier। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम कॉज लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में इफेक्ट लिखते हैं एंड थर्ड पैराग्राफ में सॉल्यूशन लिखते हैं। सो इट्स लाइक कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन। उससे क्या होता है, बच्चे के लिए इजी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर पोल्यूशन टॉपिक दिया गया है मुझे लिखने के लिए, तो मैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ अगर मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज पोल्यूशन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, फिर सेकंड पैराग्राफ में आई कैन राइट द कॉजेस कि हाँ पोल्यूशन इन वजह से हो जाता है। देन आई कैन राइट अबाउट द इफेक्ट्स थर्ड पैराग्राफ में कि हाँ इन ये पोल्यूशन हुआ तो पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हुए। एंड देन लास्ट पैराग्राफ में आई कैन राइट द सोल्यूशन कि भाई पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि हर पैसेज के जो स्ट्रक्चर हो वो ऐसा ही हो, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन, बट जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कैसे कनेक्टेड है। देन कमिंग टू द क्वेश्चंस, ये स्किमिंग, यू हैव टू स्किम थ्रू द पैसेजेस, ये बहुत बोला जाता है। स्किम मतलब होता है व्हेन यू रीड क्विकली, जब आप कोई चीज व्हेन यू टेक अ ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चंस, तो जब आप जल्दी से पढ़ लिया करिए, एक क्वेश्चंस पे एक नजर दोहरा लिया करिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। एंड देन व्हेन यू रीड द आर्टिकल, देन व्हेन यू रीड द पैसेज, तो आपके क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में कहीं रहते हैं कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन था, तो वो ऑटोमेटिकली पैसेज में अगर उससे रिलेटेड कुछ भी दिखता है आपको लिखा हुआ, व्हेन यू स्किमिंग थ्रू इट, तो आप उसको यू कैन मार्क इट और यू कैन अंडरलाइन दैट पार्ट कि हाँ ठीक है, या फिर साइड में लिख दो कि हाँ क्वेश्चन 1 का आंसर पैराग्राफ 2 में है, या क्वेश्चन 5 का आंसर पैराग्राफ 1 में है, जो भी। सो दैट विल हेल्प यू रिमेम्बर। ठीक है, ये हो गया। देन वी हैव okay, the second point, which is stick to the information provided in the passage.
अब ये जो होती हैं इसमें यू हैव टू रिमेम्बर कि जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज में दी गई है, अब जैसे कमिंग बैक टू दिस, हाँ, जब मैं इस एग्जांपल को डिस्कस करी थी, विमेन शुड नॉट वर्क इन नाइट शिफ्ट्स। अब जब मैं बोली थी तो मैंने बोल दिया था कि भाई हाँ, रात में जो है वो लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ होती है। तो ये लाइन जो है मैंने खुद से ऐड करी, ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन था कि हाँ, क्योंकि रात जो है वो लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ है। और ये भी मैंने खुद ही से सोचा ना कि हाँ, रात लड़कियों के लिए अनसेफ है। वो एक्चुअल में है या नहीं मुझे नहीं पता, ये बात मैंने खुद से ऐड करी, ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। तो ये आप जब पैसेज के क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं तब आप ये चीज नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टिक टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। अगर पैसेज में लिखा है कि लड़कियों के लिए रात इज वेरी अनसेफ, देन वो इंफॉर्मेशन ठीक है फॉर यू टू हेल्प यू इन आंसरिंग क्वेश्चंस। बट अगर पैसेज में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, अगर पैसेज में कुछ और लिखा है कि भाई रात को लेट हो जाता है, जो भी रात में लड़कियां बहुत अनसेफ, लड़कियां अच्छी ड्राइविंग नहीं करती फॉर एग्जांपल, अगर पैसेज में ये लिखा हुआ है, देन आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज में, यू हैव टू स्टिक टू दैट। अब इंफॉर्मेशन एक स्टेटेड होती है और एक इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड वो होती है जो एक हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। इम्प्लाइड मीनिंग इज लाइक रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो चीज डायरेक्टली नहीं बोली गई है बट वो ऑथर कहना चाह रहा है, वो मैसेज देना चाह रहा है ऑथर मैसेज, दैट इज द इम्प्लाइड मीनिंग। स्टेटेड मीनिंग होता है जो ऑब्वियस है एकदम मीनिंग, जो इंफॉर्मेशन एकदम डायरेक्टली दी क्लियर गई है। है, जो बहुत विजिबल है, यस क्लियर है वो इंफॉर्मेशन। एंड इम्प्लाइड हो गई जो हिडन है मीनिंग। सो ये दो तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है एक पैसेज में। Thirdly, what you need to keep in mind is to avoid extreme। जो भी एक्सट्रीम है, तो कुछ भी ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ना बहुत ओवर हो ना बहुत अंडर हो, नॉट टू लेस नॉट टू मच, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होगा। I'll tell you what. So the correct answer choices are, तो यूजुअली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो आंसर चॉइसेस दी हुई होती हैं ABCD में, उसमें यूजुअली कुछ वर्ड्स यूज किए होते हैं। जैसे कुछ, अगर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हों, उसमें से जो 90% ऑफ द टाइम जो करेक्ट आंसर चॉइसेस होते हैं वो होते हैं जिसमें ये फॉलोइंग phrases यूज किए हों। For example, usually less extreme, are moderate, reasonable perspective, literally true, not mostly true। अब इस सब का क्या मतलब है? जो भी आंसर चॉइसेस लेस एक्सट्रीम हो, यानी कि उसमें कुछ बहुत ज्यादा और कुछ बहुत कम ना हो, कोई भी किन दो साइड को किसी भी चीज के लिए बहुत रिजिड ना हो। अगर ये ना बोला होगा कि नहीं, रात तो लड़कियों के लिए अनसेफ है ही है, ऐसा भी ना हो, और ये भी ना हो कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेफ है रात लड़कियों के लिए, तो ना ना एकदम लेफ्ट हो ना एकदम राइट हो, वो वाली आंसर चॉइसेस जो हैं वो यूजुअली करेक्ट होती हैं। आर मॉडरेट, एग्जैक्टली, जो बीच की बात कर रहा हो। रीजनेबल पर्सपेक्टिव हो, उनका पर्सपेक्टिव बहुत किसी किसी भी तरफ किसी भी एक्सट्रीम पर ना हो। लिटरली ट्रू, नॉट मोस्टली ट्रू। तो वो वाले आंसर चॉइसेस जो लिटरली ट्रू हो, जो सच में ट्रू हो, ऐसा ना हो कि हाँ ज्यादातर तो यही होता है, मोस्टली ट्रू नहीं, जो लिटरली ट्रू हो, जो हमेशा ट्रू हो, जो सच में ट्रू हो। एंड देन देर आर सम वर्ड्स, जैसे all, comprehensive, every, universal, exclusive, only, strictly, unique, absolute,
complete, impossible, unquestionably, always, forever, never. ये सब जो टर्म्स होते हैं ये बहुत ज्यादा वाइड रेंजिंग टर्म्स हैं। ये सब कुछ जब भी ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हो, इनका मतलब है कि ये वाला जो आंसर चॉइस है वो यूजुअली ट्रू, यूजुअली करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, सो यू शुड अवॉइड दीज टर्म्स इन योर व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर चॉइस। क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में ऑल आ रहा है कि भाई ऑल women आर सेफ ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि हम एक एक एक्सट्रीम चूज कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है सारी women सेफ हैं, but this is not a moderate answer choice, this is not a reasonable perspective। या फिर every women is same, that universal, तो ये सारे words जो आ रहे हैं, या only, strictly, unique, impossible, unquestionably, always, forever, never, ये हम कोई एक पर्टिकुलर साइड चूज कर रहे हैं। इन वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि हम एक पर्टिकुलर साइड कोई चूज कर रहे हैं, हम कोई एक एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। तो यूजुअली ये वाले आंसर चॉइसेस जो हैं वो सही नहीं होते। सो यू शुड अवॉइड दीज टर्म्स। Am I making sense? Are you with me or are you following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, now this is a small example. Acha, okay, Rehnuma, start reading this. You may daily and await, you may go on about your own affairs, but the paragraph of prose your eye fell upon, or the snatch of verses, or perhaps only the spirit and flavor of the volume, more divi- divined than reasonably noted, will follow you. The statement above suggests that the reader are immediately mesmerized by all books, always try to do other activities rather than read, are only persuaded by books, cannot possibly comprehend the value of what they read, are relatively interested in their reading despite their activities. Okay, now take 5 minutes and tell me what should be the correct answer. Ma'am, E. Okay, let me know when all of you complete. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Option E. Okay. Is everyone done reading? Yes, ma'am. Okay.
ओके, नाउ टेल मी, इसका मतलब क्या है इस पैसेज का? You may dally and evade. What is the meaning of dally? Like run away, avoid. ओके, वो evade का मतलब होता है भाग जाना कहीं से, एस्केप करना या अवॉइड करना किसी चीज को। डाली मतलब होता है कोई चीज To बहुत move slowly. डिसइंटरेस्टेडली करना, यस, धीरे करना, या फिर बहुत ही एक कैजुअल से एटीट्यूड के साथ करना। ठीक है, सो यू में डाली एंड इवेड, या तो बहुत कोई चीज धीरे धीरे करोगे या भाग जाओगे, अवॉइड करोगे। यू मे गो ऑन अबाउट योर ओन अफेयर्स, मतलब अपनी खुद की चीज, अपने खुद के अफेयर्स करते रहोगे। यू मे गो ऑन अबाउट योर ओन अफेयर्स, अपनी खुद की जो काम होंगे, खुद की जो इंटरेस्ट की चीजें होंगी, खुद की मतलब की चीजें करते रहोगे। बट द पैराग्राफ ऑफ प्रोज योर आई फेल अपॉन, पैराग्राफ ऑफ प्रोज मतलब पैराग्राफ, यू ऑल नो व्हाट इज प्रोज? प्रोज तो सुना होगा इंग्लिश लिटरेचर में। Stories. यस, प्रोज इज एनी राइटिंग जिसमें पैराग्राफ्स होते हैं, कोई भी राइटिंग जिसमें पैराग्राफ्स होते हैं। एंड या सो किसी भी राइटिंग के, कोई भी एक राइटिंग हो, कोई भी एक आर्टिकल हो, कह सकते हैं, जिस किसी एक आर्टिकल के पैराग्राफ पे योर आई फेल अपॉन, मतलब जिसपे कोई एक इतना अच्छा सा किसी प्रोज का कोई पार्ट, कोई एक पैराग्राफ इतना अच्छा लगा कि उस पे एकदम कहते हैं ना, आंख वहीं पे नजर अटक गई। हाँ, यस, नजर पड़ नजर गई। अटक गई। So the paragraph of prose your eye fell upon, or the snatch of verses, or perhaps only the spirit and flavor of the volume. Verses क्या होता है? Verse हम एक stanza को कहते हैं। Stanza you all understand? Poem में जो stanzas होते हैं, जैसे एक रिदम में। राइटिंग में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हम जब एक पैराग्राफ होता है, सेकंड पैराग्राफ होता है, थर्ड पैराग्राफ होता है। पोएम्स भी कभी कभी देखी होंगी कि 4 लाइन एक साथ यस लिखी है, मैम। फिर थोड़ी स्पेस है, फिर बाकी 4 लाइन लिखी है। हाँ, तो पोएम्स में हम बेसिकली पोएम्स के जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम स्टैंजा कहते हैं। पोएम्स में पैराग्राफ्स नहीं होते, पोएम्स में स्टैंजास होते हैं, तो उन्हीं स्टैंजास को वर्सेस बोलते हैं। सो और द स्नैच ऑफ वर्सेस, और परहैप्स ओनली द स्पिरिट एंड फ्लेवर ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसा सुना होगा ना, इस बुक का वॉल्यूम 1 है ये, इस बुक का वॉल्यूम 2 है ये। बेसिकली कोई भी बुक या कोई भी सीरीज का पार्ट्स को हम वॉल्यूम कहते हैं। मोर डिवाइंड दैन रीजनेबली नोटेड विल फॉलो यू। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे, या धीरे धीरे आपका बहुत कैजुअल सा इंटरेस्ट होगा किसी चीज में, और आप अपना ही काम करने में बिजी होंगे, बट कोई भी इंटरेस्टिंग सी चीज, कोई भी ऐसा पैराग्राफ, कोई भी ऐसा प्रोज का पैराग्राफ, या फिर कोई ऐसा वर्स, कोई ऐसा स्टैंजा, कोई ऐसा वॉल्यूम, उस पे आपकी आंख ऐसे ही अटकेगी कि क्या होगा, यू एंड द फ्लेवर ऑफ द वॉल्यूम मोर डिवाइन एंड रीजनेबली नोटेड विल फॉलो यू। मतलब आप चाहे जितना भी कोई डिसइंटरेस्टेडली कोई चीज पढ़ रहे हो, जो भी आप जो भी चीज आपको एक्चुअल में, जैसे कहते हैं ना, जिस भी चीज को आपको ढूंढना हो तो वो आपको मिल ही जाती है। तो बेसिकली जिस चीज पे आप कोई चीज बहुत डिसइंटरेस्टेडली पढ़ रहे हैं, पर कोई एक पार्ट जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सकेंगे, या फिर जो एक पार्ट जो आपको एक्चुअल में कुछ सिखा देगा, उस पर आपकी नजर अटक ही जाएगी। ठीक है,
Is it clear? Am I making sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the statement above suggests that readers are immediately mesmerized by all books. तो ये पहले बोल रहे हैं कि जो भी कोई भी रीडर है, जैसे इस केस में हम डैली एंड इवेड एक रीडर के लिए यूज कर रहे थे। ये बहुत कुछ कुछ रीडर्स होते हैं भाई जिन्हें दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, लेकिन पता है कि जामिया का एंट्रेंस देना है तो पढ़ना पड़ेगा। सो यू आर मूविंग, यू आर रीडिंग इन अ वेरी कैजुअल इंटरेस्ट एंड यू मूविंग वेरी, यू ट्राइंग टू अवॉइड रीडिंग बट यू स्टिल आर रीडिंग, क्योंकि पता है कि भाई करना है। On a mission. Yes, on a mission, okay. So are immediately mesmerized by all books. तो जो भी रीडर्स हैं वो फौरन ही mesmerize हो जाते हैं सारी बुक्स से। mesmerize मतलब खो जाते हैं by all books. तो do you think this is the correct answer? No, ma'am. No. Why? ऑथर बोल रहे कि धीरे धीरे बुक का टेस्ट आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे आएगा, या फिर जिस पार्ट पे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही वो जो आप पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं, जो पूरी बुक पढ़ रहे हैं उसको पूरी ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। हो सकता है कोई एक पार्ट हो, कोई एक छोटा सा वर्स हो, कोई एक छोटा सा पैराग्राफ हो, या एक कोई बुक की सीरीज का कोई एक वॉल्यूम हो जो आपको वो अच्छा लगे, वो दैट पार्ट विल कैच योर अटेंशन। लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि आर इमिजिएटली mesmerized बाय ऑल बुक्स। तो यहाँ पे एक तो पहला वर्ड इमिजिएटली जो यूज होता है एंड ऑल जो यूज होता है, हम इसमें बहुत जनरलाइज कर रहे हैं। हम इसमें एकदम ये बोल रहे हैं कि भाई हाँ, सारी बुक्स से आप इमिजिएटली mesmerize हो जाएंगे। सो दैट कांट बी द केस। ये हम एकदम एक्सट्रीम पे चले गए कि सारी बुक्स से आप mesmerize हो जाएंगे। स्पेशली इस पैसेज में तो ऐसा कहीं भी नहीं बोला है। Then option B is always try to do other activities rather than read. कि आप हमेशा वही एक्टिविटीज करते रहते हैं बजाय इसके कि पढ़ें, आप बाकी अपनी एक्टिविटीज करते रहते हैं। So is this true? नो मैम। No, ma'am. No, ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा कि आप हमेशा वही। Notice the use of the word always. So you always try to do other activities rather than read. ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा बाकी एक्टिविटीज करते रहते हैं बजाय इसके कि पढ़ें। Then option C is are only pursued by books. Will this be the answer? No, no, ma'am. Why? It's only Because he do focusing other on books. activities also. Exactly. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि वो एकदम ही घुसा रहता है, एकदम ही बिजी रहता है बुक्स में, एकदम घुसा रहता है बुक्स में। Are only pursued by books. Notice the use of the word only. ठीक है, so option C भी नहीं हो सकता। Then D is cannot possibly comprehend the value of what they read. No, ma'am. यानी कि जो वैल्यू है उस चीज की जो वो पढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू समझ ही नहीं सकते। Why not this? Why not option D? Because he is mesmerized by books. The books. Okay. He is mesmerized by the verse. हाँ, it could be the verse, it could be a paragraph. So it does not necessarily have to be the whole book or the whole series or whatever, the whole poem or the whole paragraph, but it can be a small part of that जिससे वो mesmerize हो गया, जिसे जिसे उसकी वैल्यू भी है जो उसमें लिखा है। सो इसमें लिखा है cannot possibly, so cannot, notice the use of the word cannot possibly comprehend the value of what they read. वो समझ ही नहीं सकता, इसमें तो पहले बोल दिया कि भाई वो समझ ही नहीं सकता उसकी वैल्यू जो वो पढ़ रहा है, बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। Then option E, the last option is are relatively interested in their reading despite their activities. Yes, ma'am. This So is do you correct. think this is the answer? Why? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
All Well options are done. Perfect. all options are gone. Oh, Only one okay. is remaining. ओके हाँ बट हमने और ऑप्शंस क्यों हटा दिए वो गॉन क्यों हो गए वो They do और not ये क्यों they do बचा not give any sense. ओके हाँ तो इसमें क्या सेंस बन रहा है This summarizes perfectly what the passage above is saying. That's all. Yes, ma'am. ओके ठीक है सो नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड रिलेटिवली रिलेटिवली जो है ये थोड़ा लेस मीडियोकर सा एक्सट्रीम। वर्ड है ये मॉडरेट टर्म है यस ये कोई भी एक्सट्रीम नहीं है रिलेटिवली इंटरेस्टेड एंड तो रीडिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत ही पसंद है रीडिंग रीडर्स को या बिल्कुल ही नापसंद है ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया सो रिलेटिवली इंटरेस्टेड इन रीडिंग डिस्पाइट देयर एक्टिविटीज जो भी उनकी एक्टिविटीज करते रहते हैं जो भी उनके डेली अफेयर्स रहते हैं उस सब के बावजूद भी दे आर रिलेटिवली इंटरेस्टेड इन रीडिंग सो ऑप्शन ई इज द will be the correct answer. Then the last thing is uh, hmm. First is avoid blanket generalizations. Okay, what is a generalization? कॉमन टू ऑल। Generalization क्या होता है? Hmm. कॉमन टू ऑल। Putting everything Okay, under very a good. same umbrella, under the same umbrella. Okay, give me an example. Like saying that all engineers are good students when they are not, like this. Okay, very good. Or saying that all girls are bad drivers. Okay, very good. ठीक है सो अगर मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है सारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स तो ये मैं जनरलाइज कर रही हूँ कि हो सकता है मैंने किसी एक को देखा हो कि भाई हाँ कि ये एक लेडी थी एक लड़की थी जो अच्छा ड्राइव नहीं कर सकती उसे एक लड़की की या दो लड़की या 10 लड़की भी अगर मुझे मिल गई तो पूरी दुनिया का रेशो तो 10 से तो बहुत ही अलग है ना तो 10 लड़कियां अगर मुझे ऐसे मिल गई तो आई कैन नॉट जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ दोस 10 गर्ल्स और इवन वन गर्ल कि उस एक लड़की की वजह से बाकी सारी लड़कियां भी गंदी ड्राइवर्स हो गई सो दैट इज अ जनरलाइजेशन ठीक है when you assume that a truth is applicable to every situation every person or everything जब मेरा कोई assumed truth जो है आई एम assuming a truth that is applicable to everything every situation every person everything फॉर एग्जाम्पल ये तो बहुत फेमस डायलॉग है दैट ऑल मेन आर द सेम ऐसे कोई एक रिलेशनशिप अगर किसी लड़की का अच्छा नहीं हुआ इफ शी हैड अ बैड एक्सपीरियंस सो वो बोले कि भाई हाँ सारे लड़के तो सेम होते हैं दैट इज अगेन अ जनरलाइजेशन कि मैंने एक लड़के की वजह से सारे लड़कों पे एक ये स्टैंप लगा दिया कि भाई हाँ सारे लड़के सेम होते हैं दैट इज अ जनरलाइजेशन और इफ आई से पीनट्स आर गुड फॉर हेल्थ हो सकता है किसी को एलर्जी हो पीनट से सो आई कैन नॉट जनरलाइज ना कि हाँ नहीं पीनट्स तो अच्छे होते ही होते हैं सो दीज आर ऑल जनरलाइजेशन सो कोई भी पैसेज में व्हेन यू आर आंसरिंग you have to keep in mind that you have to avoid all these generalizations तो हमें कोई भी generalization नहीं करनी then next is eliminating the wrong options अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में एलिमिनेट ही किए थे रॉन्ग ऑप्शंस इसी तरह से एलिमिनेट करते करते ही हम सही आंसर पे पहुंचे सो वो हमने कैसे किया वी अवॉइडेड ऑल द एक्सट्रीम्स जैसा कि हमने पहले देखा था वी अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज ठीक है अंडरस्टैंडिंग द context is also very important so for example if I say yeah look at this example जो contextual meaning के नीचे लिखा है the chief minister's state is out of control इसका क्या मतलब है The state is Like he's हम्म
Like his physical state is not all right. कैसे पता The फिजिकल state, स्टेट? the state Because is no no more one in will control say. of. ये तो जोग्राफिकल स्टेट भी हो सकता है, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट के बारे में भी बात कर सकती हूँ मैं कि भाई उस चीफ मिनिस्टर इतना थक गया है अपनी He cannot. जोग्राफिकल स्टेट Because in the next संभाल line के. it's written he is out. That So is a it's different like he is. example. That He is a quits. different example. You only have one sentence. Then we can't decide Ah, just on then that. you Yes, ma'am. can't decide exactly. Okay. And if I say, look at the other example. If I say he is out, इसका क्या मतलब है? Maybe he passed out or maybe he went out. Maybe he Maybe a passed out, or cricketer maybe exactly, maybe he's playing cricket और उसमें वो out हो गया हो. or a teacher kicked him out Exactly, or a from the teacher class. kicked him out of a classroom. So कैसे पता चलेगा क्या meaning किस out और किस state के बारे They में give बात कर रहे me हैं हम? many meanings. एग्जैक्टली. सो ये चीज कैसे समझ आती है हमें? हमें इसी को हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं. सो इसीलिए हमारे पास पूरा पैसेज दिया हुआ होगा. तो उस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें खुद समझ आ जाएगा कि ये उस चीफ मिनिस्टर के मेंटल स्टेट के बारे में बात हो रही है या फिर ज्योग्राफिकल स्टेट के बारे में हो रही है, या फिर हम आउट क्रिकेट वाला बोल रहे हैं या बाहर जाने वाले आउट के बारे में बात करें. ठीक है. So that is why it is very important to understand the context. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now you have your word of the day. What is the meaning of moniker? A hacker. No. What is in the picture? Identity. Okay, identity. So basic normal basic चीज क्या होती है identity की? सबसे पहली चीज. Aadhaar card. मैम नेम Name. हाँ, आधार कार्ड से क्या? Yes, name. Yes, exactly. So moniker Yes, ma'am. means name. Moniker मतलब होता है कोई भी नाम, या फिर यूजुअली एक किसी के पेट नेम या निक नेम जो होता है उसको भी हम मॉनिकर बोल सकते हैं, या फिर किसी का रियल नाम भी हो सकता है मॉनिकर. सो मॉनिकर इज बेसिकली एनी नेम, कोई भी नाम किसी का. सो आई कैन से दैट हर The card रियल. which is given to the students in the school. आगे. Identity के लिए. ओके. अच्छा, आई थॉट यू आर मेकिंग अ सेंटेंस. No, ma'am. Okay. Yeah, so her real moniker, instead of saying her real name, is whatever, Julie. So instead of using name, I can say her real moniker is Julie. इसका क्या मतलब हुआ? Her real name is Julie. हाँ, जूली. यस, उसका असली नाम जो है वो जूली है. ठीक है. ओके. Ma'am, ठीक the है. moniker So for हम्म. Cristiano Ronaldo is CR7. Okay. Yes. Very good. Okay. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, great. So, yes, that will be all from my side.
ठीक है, I'll see you now next week. मैम जज़ाकल्लाह पोयम मैम। आता है क्या मैम पेपर में? Thank you. What? पोयम आता है क्या पेपर में? पोयम से क्वेश्चन No, करना? no, no. नहीं, पोएम नहीं आती। It'll only ओके passages. Yes. Okay. Anything else? Okay, then I'll see you next week. Thank you so much. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह Thank हाफिज you. मैम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खुदा मैम। हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। खुदा हाफिज।